नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के दिन बीआरडी मेडिकल कॉलेज कोविड वार्ड का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय बोर्ड और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गोरखपुर से टिकट देने पर धन्यवाद किया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी ने पहले और दूसरे फेज के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी और विदाई के साथ कह सकते हैं कि इस बार बीजेपी पूरे यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं पीएम और मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संसदीय बोर्ड का आभार भी व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है और जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी बनाएगी और ये सब आपको देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि बीजेपी ने राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर जिस प्रभावी ढंग से काम किया है, सबके सामने है। सबका साथ, सबका विकास के भाव से बीजेपी प्रचंड बहुमत की सरकार 10 मार्च को परिणाम आने पर बनाएगी। और वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने बताया कि मैंने मेडिकल कॉलेज के आरटी-पीसीआर लैब का निरीक्षण किया और प्रतिदिन 10,000 लोगों के जांच करने की क्षमता है। और उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि प्रदेशवासियों, हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स के सहयोग से भारत सरकार के मार्गदर्शन से थर्ड वेव को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त होगी और राज्य के अंदर जीवन और जीविका को बचाने का जो एक अद्भुत संगम देखने को मिला है, उसमें सफलता मिलेगी। और वहीं अगली खबर चुनाव से जुड़ी है, जहां पर योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले दारा सिंह चौहान ने रविवार को यानी कि आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने सपा की सदस्यता ली। और इस अवसर पर उनके कई साथियों ने भी सपा में शामिल हुए और इसमें बीजेपी और बसपा के पूर्व और वर्तमान पदाधिकारी शामिल थे। और इसके साथ ही प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज सीट से अपना दल के विधायक आर.के. वर्मा ने भी सपा की सदस्यता ली। और सपा में शामिल होने के बाद में दारा सिंह चौहान ने कहा कि दलितों, पिछड़ों ने बीजेपी की सरकार बनवाई, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने दलितों, पिछड़ों के हितों की ही अनदेखी की। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार में जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई तो उन्होंने सरकार और बीजेपी को छोड़ने का फैसला कर लिया। और उन्होंने कहा कि जानवरों की गिनती तो हो रही है, लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं होती। और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि यूपी की सरकार बदलने पर देश और दुनिया के लोगों की निगाहें भी लगी हुई हैं। और आजमगढ़ से आने वाले दारा सिंह चौहान ने राजनीति की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में की थी और साल 2014 का लोकसभा चुनाव चौहान ने बसपा के टिकट पर लड़ा था, लेकिन बीजेपी के हरिनारायण राजभर ने उन्हें हरा दिया था। और इसके बाद वो बसपा छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए और इसके बाद उन्हें बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। और साल 2017 के चुनाव में बीजेपी ने दारा सिंह को मऊ जिले की मधुबन सीट से उम्मीदवार बनाया और वो जीते भी। और इसके बाद योगी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री का ओहदा भी मिला। और वहीं कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण बीजेपी में शामिल हो गए। और इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दंगा करने वाले समाजवादी पार्टी में, जबकि दंगाइयों को पकड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जेल और बेल सपा का खेल है और उनके एक विधायक जेल में तो एक बेल पर रहते हैं। और अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि अरुण युवाओं के लिए एक प्रेरणा है और एक ऐसा चेहरा है जो अनुभवी भी है और युवा भी है और करियर के दौरान एक भी दाग जिनके ऊपर नहीं लगाओ, जिनकी पहचान ही ईमानदारी हो, ऐसे युवा अपना लंबा करियर छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। और ठाकुर ने आगे कहा कि असीम अरुण पीएम मोदी की योजनाओं से प्रेरणा लेकर यहाँ आए हैं और योगी राज में माफिया पर कार्रवाई होने पर यहाँ आए
और वहीं स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि परिवार को इच्छा रहती है कि मेरा बेटा अधिकारी बने और समाज की सेवा करे और एक ईमानदार छवि दलित, शोषित, वंचितों के न्याय के लिए, उनके सम्मान के लिए उनका शोषण ना हो। ऐसे असीम अरुण के पिता ने यूपी डीजीपी की तरह अपना जीवन व्यतीत किया और आज इसी रास्ते पर असीम अरुण पहुंचे क्योंकि बीजेपी ने एक ईमानदार अधिकारी को चयन किया और उन्होंने मुझसे कहा कि हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो राजनीतिक पार्टी होते हुए भी राजनीति नहीं करती है। और वहीं स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि अरुण जब एटीएस के प्रभारी थे तब उन्होंने 45 नक्सलियों को गिरफ्तार किया था और असीम अरुण ने कहा कि मैं पार्टी के विचारों से जुड़कर आ रहा हूं और योगी राज में एक भी गुंडे के लिए मेरे पास बीजेपी कार्यालय से फोन नहीं आया और मैं प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं और लोक सेवा का मौका मिला है। ये एक ईश्वरीय संरचना है कि एक पुलिस वाले के बारे में एक शीर्ष नेतृत्व कल्पना करें। और अरुण ने कहा कि राजनीति में आने का निर्णय आसान नहीं था। हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और यह सूची पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जारी की और पहली सूची में 9 सीटों के उम्मीदवारों के नाम है और इनमें से 8 सीटों पर 10 फरवरी को पहले चरण में मतदान होना है और एक सीट पर 14 फरवरी को और दूसरे चरण में वोटिंग होगी। और वहीं AIMIM की ओर से जारी सूची के मुताबिक गाजियाबाद की लोनी सीट पर डॉक्टर मेहताब उसके उम्मीदवार होंगे और वहीं हापुड़ की गढ़ मुक्तेश्वर सीट पर फुरकान चौधरी और धौलाना सीट पर हाजी आरिफ को उम्मीदवार बनाया गया और वहीं मेरठ की सिवाल खास सीट से रफत खान, सरदना सीट से जिशान आलम और किठौरे सीट से तस्लीम अहमद चुनाव लड़ेंगे और वहीं सहारनपुर जिले की बेहट सीट से अमजद अली और सहारनपुर देहात सीट से मरगूब हसन उम्मीदवार होंगे और वहीं बरेली जिले की बरेली सीट पर शाहीन रजा खान को उम्मीदवार बनाया गया और वहीं AIMIM इस बार यूपी के विधानसभा चुनाव में अकेले चुनावी मैदान में है और उसने राज्य की 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है और इस पार्टी ने 2017 का चुनाव 38 सीटों पर लड़ा था लेकिन 37 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी और AIMIM को इस चुनाव में 0.24% वोट ही मिले थे और यूपी के इस साल हो रहे चुनाव के लिए AIMIM ने पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से समझौता किया था लेकिन बाद में राजभर में समाजवादी पार्टी से समझौता कर लिया और इसके बाद AIMIM यूपी की राजनीति में अकेले पड़ गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने के 3 महीने के भीतर जातीय जनगणना कराई जाएगी और उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो दलितों, पिछड़ों को उनकी जनसंख्या के आधार पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में लाभ दिया जाएगा। और सपा में दारा सिंह चौहान का स्वागत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह बहुत बड़ी लड़ाई है जिसमें आप लोग सहयोग कर रहे हैं और हम सब साथ हैं, बीजेपी की जमानत जब्त करा देंगे। और उन्होंने कहा कि लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में बीजेपी के लोग एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी को गोरखपुर भेज दिया है और हम सब उनकी पक्की विदाई कर देंगे। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी ने लगातार झूठ का सहारा लिया, उनसे नेगेटिव, विभाजनकारी, नफरत फैलाने वाली और लोगों को तोड़ने की राजनीति कर रही है। और अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी अच्छी पॉलिटिक्स, पॉजिटिव पॉलिटिक्स और विकास की राजनीति करेगी और उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री अपनी सरकार के 4.5 साल सबका साथ सबका विकास की बात करते रहे और 80 बनाम 20% की लड़ाई की बात कर रहे हैं और बीजेपी के टिकट वितरण में सामाजिक न्याय का दावा करने पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री केवल ये बता दें कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों में उन्होंने कितना सामाजिक न्याय किया है। झूठे सर्वे में जो भी दिखाएं लेकिन सच्चाई हम जानते हैं। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की सारी हलचलों पर विराम लगा दिया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश
पर तय करके बता बैठे हैं कि उन्हें दलितों की लीडरशिप नहीं चाहिए और प्रमोशन रिजर्वेशन पर उन्होंने मना कर दिया। इसलिए हमने तय किया कि सपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। और वहीं चंद्रशेखर रावण के अखिलेश यादव पर दलित विरोधी होने के आरोप को लेकर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि रावण ने आने में देर कर दी और रावण ने 3 दिन पहले संपर्क किया और राजभर के आग्रह पर अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की और मुलाकात में अखिलेश ने किसी तरह मैनेज करके 3 सीटें देने के साथ सरकार आने पर रावण को एमएलसी बनाकर मंत्री पद देने का आश्वासन दिया, लेकिन रावण को ज़्यादा सीटें चाहिए, इसलिए वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। और राजभर ने मायावती पर कहा कि उन्हें चुनाव के नतीजे आने पर सब पता लग जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि अभी कुछ कैबिनेट स्तर के मंत्री भी इस्तीफा देने वाले हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हम विधायकों की नहीं मंत्रियों के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है और यूपी से खबर यह है कि बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही जेडीयू अब यूपी में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी और यूपी में नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी नहीं बनी और अब जेडीयू अपने बूते यूपी में चुनाव लड़ेगी। और यूपी के प्रभारी पार्टी केसी त्यागी ने कहा कि लखनऊ में 18 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटेल ने बैठक बुलाई है और पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार में बिहार मॉडल को भुनाने का दावा किया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी में गठबंधन के संबंध में बातचीत करने की जिम्मेदारी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को सौंपी गई थी और वो बातचीत कर भी रहे थे। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच बात नहीं बनी और बीते दिनों जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने बताया था कि बीजेपी ने जेडीयू के साथ चुनाव लड़ने पर सहमति दी है और इस बात की सूचना पार्टी को केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने दिए और यूपी चुनाव संबंधित बातचीत करने और अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन पर वार्ता करने के लिए उन्हें ही अधिकृत किया गया था। हालांकि लल्लन सिंह ने कहा था कि आरसीपी सिंह ने सूचना दी है कि यूपी में बीजेपी जेडीयू के साथ गठबंधन के लिए तैयार है और ऐसे में जेडीयू ने सीटों की सूची बीजेपी पार्टी की ओर उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को सूची सौंपी गई है। और वहीं अगली खबर अब शिक्षा से जुड़ी है, जहां पर उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज अब 23 जनवरी तक बंद रहेंगे और इससे पहले स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी 16 जनवरी तक बंद किए गए थे। और सबसे पहले राज्य में कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए स्कूल बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी ऑफलाइन पढ़ाई पर रोक लगा दी गई थी। और राज्य में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का कदम उठाया था और वहीं स्कूल कॉलेजों को ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी गई थी और क्लासेज ऑनलाइन माध्यम से जारी रहेंगी ताकि परीक्षाओं से पहले पढ़ाई का नुकसान ना हो। और इसके अलावा आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लखनऊ यूनिवर्सिटी ने 15 तारीख को होने वाली सेमेस्टर परीक्षाएं निरस्त कर दी थी और लखनऊ यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर परीक्षा 15 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजित होनी थी, लेकिन अब उसे कैंसिल कर दिया गया और जल्द ही परीक्षा की नई तारीख विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। और वहीं देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और बचाव के मद्देनजर राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन ने तमाम तरह के प्रतिबंध भी लगाए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जनता खुलेआम इन प्रतिबंधों को तोड़ती नजर आ रही। लेकिन यूपी के महाराजगंज में जनता की बात को दूर, यहां से सदर सीट से बीजेपी विधायक कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों की जान को खतरे में डालकर मेले में घूमते नजर आए। और वहीं बताया जा रहा है कि महाराजगंज सदर सीट से बीजेपी विधायक जय मंगल कनौजिया 13 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और वो घर पर होम क्वारंटीन थे, लेकिन इसके बावजूद वो मकर संक्रांति पर शनिवार को गोरखनाथ मंदिर में दिखाई दिए और उनका फोटो भी वायरल हो रहा है और इसके बाद हड़कंप भी मच गया
और वहीं दावा किया जा रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद न सिर्फ मेले में घूमते पाए गए बल्कि उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। और वहीं जब इस बारे में विधायक जयमंगल कनौजिया से पूछा गया कि तो उन्होंने कहा 10 दिन पहले कुछ दिक्कत हुई थी इसलिए जांच करवाई थी, लेकिन दवाई लेने के बाद अब वो 3 से 4 दिन से पूरी तरह स्वस्थ हैं। और वहीं उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट देर से आई है। और विधायक जयमंगल कनौजिया एक दिन पहले शाम को एक बर्थडे पार्टी में भी नजर आए थे। और वहीं सीएमओ डॉक्टर AK श्रीवास्तव ने बताया कि जयमंगल कनौजिया की रिपोर्ट 13 जनवरी को पॉजिटिव आई थी और एक दिन पहले ही उनका सैंपल लिया गया था। और उन्होंने कहा कि सदर विधायक का बाहर घूमना ठीक नहीं है, हालांकि वो माननीय हैं तो उनसे कौन कह सकता है। और वहीं बहराइच पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 151 ग्राम स्मैक करोड़ों की स्मैक बरामद की है। और वहीं इसके साथ ही पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़े गए स्मैक की कीमत करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही। और ये स्मैक रुपई डीहा थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास से बरामद हुई है। और वहीं पकड़े गए दोनों तस्करों की पहचान एजाज का बेटा निसार निवासी लहरपुर दाखिला सहजना थाना रुपईडीहा और नफीस का बेटा रईस निवासी मंसूरगंज थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच के रूप में हुई है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने विधानसभा चुनाव से पहले अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की। और छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने मौके से कोल्हू में हथियार बना रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और पुलिस ने बड़ी मात्रा में बने अधूरे हथियार कारतूस के साथ बरामद किए और मौके से हथियार बनाने के उपकरण भी मिले हैं। और अवैध हथियार का ये खेल ककरौली थाना क्षेत्र के टंडेडा गांव के जंगल में एक बंद पड़े गुड कोल्हू में चल रहा था। और मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस ने यहां छापेमारी की तो मौके से फरमान नाम व्यक्ति हथियार बनाते पकड़ा गया। और पुलिस ने 13 तमंचे, 2 देसी बंदूक कारतूस और कुछ अधूरे बने हथियारों को भी बरामद किया। और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी शातिर किस्म का बदमाश है, जो पहले भी ऑन डिमांड हथियार बनाकर बेचने के मामले में जेल जा चुका है। और गिरफ्त में आए बदमाश को पूछताछ के बाद जेल भेजने के बाद पुलिस अब ये पता लगाने में जुट गई है कि आरोपी फरमान ने किस किस को यह अवैध हथियार सप्लाई किए हैं।